जेम्स क्लियर ने अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में अच्छी आदत के 4 नियम बताए हैं। इस वीडियो में पहले नियम को बताया गया है। वीडियो स्किप न करें। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। यह कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया था। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने परिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रही हैं। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की जरूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला था कि उस व्यक्ति की एक बड़ी धमनी में ब्लॉकेज था और उन्हें तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्र वधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और दिल का दौरा पड़ने वाला है? जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गौण भागों से दूर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त भेजने पर फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हार्ट के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला में अनजाने में ही यह क्षमता विकसित हो गई थी कि वह देखते ही यह पैटर्न पहचान लेती थी। वह यह समझा तो नहीं सकी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए सैन्य विश्लेषक यह आसानी से पहचान सकते हैं कि राडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी ब्लिप दुश्मन के मिसाइल की है और कौन सी उनके अपने बेड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से राडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह राडार पर उनके अपने विमान जैसा ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर भी यह नहीं समझा सके कि उन्होंने यह कैसे कर दिखाया था। म्यूजियम के क्यूरेटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रामाणिक कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं, यद्यपि वे सटीक रूप से यह नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस ओर स्ट्रोक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नजर भी नहीं आते। मैंने यह भी सुन रखा है कि कुछ हेयर ड्रेसर बालों को छूकर बता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। यह सतत रूप से आपके आस पास के वातावरण में आने वाली जानकारियों को ग्रहण करता रहता है और उनका विश्लेषण करता रहता है। जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे से दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया, या सैन्य विश्लेषक ने राडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी, वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर देता है। विवरण की छंटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आपने इस पर सजगता से विचार ना किया हो। आपका दिमाग स्वतः ही अनुभव से सीखे पाठों की कूट रचना तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी एक स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेने की आपकी क्षमता ही आपकी हर आदत का आधार होती है। हम इस बात को कम करके आंकते हैं कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है।
आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना होता, फेफड़ों को सांस के लिए नहीं कहना होता और न ही पेट को पचाने के लिए कहना होता है। फिर भी आपका शरीर यह सब आसानी से ऑटो पायलट मोड में करता है। आप अपने सचेत शरीर से कहीं अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? यह जरूरी नहीं है कि आपको कुकीज देखकर ही समझ में आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इच्छा और भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस सब पर भी नजर रखते हैं जो आपके आस पास और भीतर चलता रहता है। शरीर में हार्मोन और रसायन के चलते ललक पैदा हो सकती है। अचानक भूख लगने लगती है जबकि आपको पक्का नहीं होता है कि क्या हुआ था। हमारी आदतों का यह सबसे अधिक चकित करने वाला नजरिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की जरूरत नहीं होती है। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से देखे इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं। इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही कि क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में ढल जाते हैं। जब तक आपको कोई बताता नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि जब भी आप हंसते हैं, आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं, कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न का दोहराव करते हैं, उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि एक रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कार्ड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड काट दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका, उसके पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया है। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी प्री स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉरपोरेट की नौकरी में आ गई। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं, वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्ष लाइफगार्ड के रूप में निकले थे और जब भी वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था, वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में जो संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं, वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं हैं। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फोन, इन संकेतों के प्रति हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह सुनने की बजाय करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना ली तो यह ज्यादातर मामलों में अचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है, तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते हैं, तब तक यह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोर कार्ड, जापानी रे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है।
यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप कंडक्टरों में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न चीजों को देखकर कमांड बोले जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती या फिर स्टेशन पर आती है तो वह ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक स्पीड बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारों को देखकर कहते हैं सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। 8 इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सिटी के एमटीए सबवे सिस्टम ने एक इसका संशोधित स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट ओनली है और इसके क्रियान्वयन 2 वर्ष में गलतियों से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 57% कम हो चुकी हैं। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अचेतन आदत से ज्यादा चेतना के स्तर तक बढ़ा देता है, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आंखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है। कुछ भी गलत होने से पहले वह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती है। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं, वह जरूरत की चीजों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियां रख ली हैं, मैंने अपना वॉलेट रख लिया है, मैंने चश्मा रख लिया है, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा, हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे। और फिर जब हम कोई चीज हजारों बार कर देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। यह मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है, हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाएं कि हम स्वयं से सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि यह सही है भी या नहीं। कामकाज में कई असफलताएं आत्मसजगता के अभाव में होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में सजगता कायम रखना है जो हम वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदतों के स्कोर कार्ड का उद्गम है। अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह उस सूची का उदाहरण है जहां से आप शुरू कर सकते हैं। टाइम्स बाथरूम जाना, टाइम्स खुद का वजन लेना, टाइम्स नहाना, टाइम्स उठना = टाइम्स अलार्म बंद करना = फोन देखना, टाइम्स बाथरूम जाना = टाइम्स वजन लेना, टाइम्स स्नान करना, टाइम्स दांत साफ करना, टाइम्स दांतों को फ्लॉस करना, टाइम्स ड्रेस पहनना, टाइम्स 1 कप चाय बनाना इत्यादि। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह अच्छी आदत है, यह खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है? यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास में लिखिए, यदि वह खराब आदत है तो लिखिए। यदि न्यूट्रल आदत है तो = लिखिए। उदाहरण के लिए जो सूची ऊपर दी गई है वह इस तरह से दिख सकती है। दांत साफ करना, टाइम्स दांतों को फ्लॉस करना, टाइम्स डिओड्रेंट लगाना, टॉवेल सूखने डालना = ड्रेस पहनना = टाइम्स 1 कप चाय बनाना,
किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बैगल खाता है, जो एक खराब आदत है। लेकिन जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहता है और मांसपेशियां बढ़ाना चाहता है उसके लिए यह व्यवहार अच्छा हो सकता है। यह सब निर्भर करता है कि आप किस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आदतों की स्कोरिंग अन्य कारण से भी बहुत जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेबल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती। आदतें बस प्रभावी होती हैं। वे समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहती हैं। हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हों, इसीलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचाएं। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छी आदतों का परिणाम सकारात्मक रहता है। खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। हो सकता है कि सिगरेट पीने से अभी आपका तनाव कम हो, इस तरह से ये आपकी सेवा कर रही है, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह पाएगा। यदि आपको अब भी यह तय करने में परेशानी हो रही है कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो एक प्रश्न मैं यहाँ प्रयोग में लाता हूँ, क्या यह व्यवहार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में या खिलाफ वोट देती है? आदतें जो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती हैं, आमतौर पर वे अच्छी होती हैं। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदतें खराब मानी जाती हैं। जैसे ही आप आदत का स्कोरकार्ड बनाते हैं, तब पहले कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। लक्ष्य सिर्फ यह देखना होता है। आइडेंटिडेम, जिसका अर्थ है बार बार आइडेंटिटी, पहचान, मूल रूप से आपके होने का दोहराव है। अभी आपकी जो भी पहचान है आप उसे ही मानते हैं क्योंकि आपके पास उसके साक्ष्य हैं। यदि आप 20 वर्षों से नियमित रूप से चर्च जा रहे हैं तो आपके पास धार्मिक होने के साक्ष्य हैं। यदि आप हर रात 1 घंटा जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके पास साक्ष्य हैं कि आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप बर्फ गिरने पर भी जिम जाते ही हैं तो आपके पास साक्ष्य है कि आप फिटनेस के प्रति वचनबद्ध हैं। कि वास्तव में चल क्या रहा है? अपने विचारों और कार्यों को देखें और इसमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचें या फिर भीतरी आलोचना नहीं करें। गलतियों के लिए खुद को भला बुरा कहना बंद कर दें। नहीं सफलता के लिए खुद को श्रेय देने का प्रयास करें। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं तो इसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को रहे हैं। यह कितना रोचक होगा कि वे इस तरह की चीज कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं तो सिर्फ यह देखिए कि आप अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हैं तो यह देखिए कि आप जीवन को उस तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थे। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहें। यदि आप समझते हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो आप जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग की तकनीक अपना सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उसे तेजी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा यह भी बोलिए। यदि आप जंक फूड की आदत को खत्म करना चाहते हैं लेकिन आपको आभास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हैं तो जोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहा हूं लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे खाने से मेरा वजन बढ़ेगा और सेहत प्रभावित होगी। अपनी खराब आदतें जोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे आपके काम में वजन भी आता है।
यह नजरिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस तेजी से बोलना है, कल मुझे दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की जरूरत के बारे में बता रहे हैं। यही असली अंतर लाएगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट स्कोर कार्ड जैसी रणनीतियां इस बात पर केंद्रित होती हैं कि आप अपनी आदतों की पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव हो पाता है कि आप उस तरह प्रतिसाद करें जो आपको लाभ पहुंचाए। अध्याय का सार: पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट्स स्कोर कार्ड एक सरल तरीका है। नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठतम तरीका बेहतर व्यायाम की आदत को बनाने के लिए 2001 में अनुसंधान करने वाली ने ग्रेट ब्रिटेन में 248 लोगों के वास्ते 2 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया। अध्ययन में शामिल लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहला समूह नियंत्रित था। उनसे सिर्फ यह कहा गया कि वे यह देखें कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा प्रेरक समूह था। उनसे कहा गया कि उन्हें केवल वर्कआउट्स को ही नहीं देखना है बल्कि व्यायाम के लाभों के बारे में भी पढ़ना है। अनुसंधानकर्ताओं ने इन्हें यह भी समझाया कि किस तरह से व्यायाम से दिल की बीमारी, कोरोनरी हार्ट रोग के जोखिम को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को सुधार सकते हैं। अंतिम तीसरे समूह के लिए वही प्रस्तुति रही जो दूसरे समूह के लिए थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रेरणा का स्तर उतना ही बना रहे। हालांकि उन्हें कहा गया कि वे एक प्लान के तहत बताएं कि कब और कहां अगले हफ्ते एक्सरसाइज की जाए। खासतौर पर तीसरे समूह के हर सदस्य ने इसके आगे का वाक्य पूरा कर दिया। अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करूंगा। और पहले और दूसरे समूह में करीब 35 से 38% लोगों ने हफ्ते में एक दिन व्यायाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि प्रेरक प्रस्तुति से दूसरे समूह के व्यवहार में कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं देखने को मिला, लेकिन 91% लोग जो तीसरे समूह के थे उन्होंने हफ्ते में एक दिन सामान्य से दोगुना व्यायाम किया। उन्होंने जो वाक्य लिखा उसको अनुसंधानकर्ता क्रियान्वयन की मंशा कहते हैं, जो एक प्रकार से यह बता देता है कि कब क्या करना है और कहाँ करना है। इस प्रकार से आप किसी विशेष आदत को अमल में लाने की इच्छा रखते हैं। संकेत जो किसी आदत की शुरुआत करते हैं वे व्यापक स्वरूपों में आते हैं, जैसे जेब में फोन बजने का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की खुशबू, एम्बुलेंस के सायरनों की ध्वनि। लेकिन इनमें 2 सबसे ज्यादा सामान्य संकेत होते हैं और स्थान क्रियान्वयन की मंशा इन दोनों संकेतों का इस्तेमाल करती है। समय व्यापक रूप से कहा जाए तो क्रियान्वयन की मंशा को रचने का फॉर्मेट होता है। जब एक स्थिति आती है तो मैं वाई रिस्पॉन्स दूंगा। सैकड़ों अध्ययन बताते हैं कि क्रियान्वयन की मंशाएं लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए प्रभावी होती हैं, चाहे इस बात का सटीक समय और तिथि लिखकर रखनी हो कि आपको किस दिन फ्लू का टीका लगवाना है या आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी के अपॉइंटमेंट के समय को दर्ज करना है। इससे इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि लोग रिसाइक्लिंग करने, पढ़ने, जल्द सोने या सिगरेट पीना छोड़ने की आदतों से जुड़े रहेंगे। शोध करने वालों ने यहां तक पाया है कि जब भी लोगों से क्रियान्वयन की मंशाओं से संबद्ध प्रश्नों को पूछा जाता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
आप किस मार्ग से मतदान केंद्र तक जाएंगे? आप किस समय जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? किस बस से वहां जाने वाले हैं? सरकार के अन्य सफल प्रोग्रामों ने लोगों को सही समय पर टैक्स भरने की स्पष्ट प्लानिंग करने को प्रेरित किया है या लोगों को मार्गदर्शन प्रदान किया है कि कब और कहां विलंब से ट्रैफिक बिल्स भरे जा सकेंगे। पंच लाइन साफ है, जो लोग विशेष रूप से यह योजना बना लेते हैं कि कब और कहां वे नई आदत के अनुसार काम करेंगे, तो उनके इसका पालन करने की अधिक संभावना रहती है। इन मूल बातों का पता लगाए बिना अनेक लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से ही कहते हैं, मैं सेहतमंद भोजन करूंगा या मैं ज्यादा लिखूंगा, लेकिन हम यह नहीं कहते कि कब और कहां पर ये आदतें साकार होंगी। हम इसे अवसर और उम्मीद के हवाले कर देते हैं कि हमें यह करने की याद रहेगी या फिर उचित समय आने पर आप प्रेरित अनुभव करेंगे। क्रियान्वयन की मंशा अस्पष्ट धारणाओं जैसे मैं अधिक व्यायाम करना चाहता हूं या मैं ज्यादा काम करना चाहता हूं अथवा वोट देना चाहिए को खत्म करती है और उन्हें ठोस कार्य योजना में बदल देती है। कई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें वास्तव में स्पष्टता की कमी होती है। यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता कि कब और कहां कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं ताकि वे कुछ सुधार कर सकें। एक बार जब क्रियान्वयन की मंशा तय हो जाती है, तो फिर प्रेरित होने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए, क्या मैं आज एक चैप्टर लिखूं या नहीं? क्या मैं आज सुबह या फिर दोपहर के खाने के बाद ध्यान करूं? जब कार्रवाई का क्षण आता है, तो फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से पूर्व निर्धारित योजना का अनुसरण करते जाते हैं। अपनी आदतों में इस रणनीति को लागू करने के लिए इस वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। मैं व्यवहार को तय समय पर नियत स्थान पर करूंगा। ध्यान मैं सुबह 7 बजे, पढ़ाई मैं संध्या को 6 पढ़ूंगा बटा पढ़ूंगी। व्यायाम मैं संध्या 5 करूंगा बटा करूंगी। 1 मिनट के लिए रसोई में ध्यान करूंगा बटा करूंगी। बजे 20 मिनट तक अपने शयन कक्ष में, स्पेनिश बजे 1 घंटे तक स्थानीय जिम में व्यायाम। विवाह मैं सुबह 8 बजे अपनी जीवन संगिनी बटा साथी के लिए रसोई में चाय बनाऊंगा बटा बनाऊंगी। यदि आप इस बात को लेकर निश्चित नहीं हैं कि आदत को कब से शुरू करें, तो किसी हफ्ते, माह या फिर वर्ष के पहले दिन ऐसा करने की कोशिश करें। इस बात की संभावना ज्यादा रहती है कि लोग उस समय कदम उठाएं, क्योंकि उस समय आशा सामान्यतः ज्यादा होती है। यदि हमें आशा है, तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत हमेशा प्रेरित करती है। क्रियान्वयन की मंशाओं का एक अन्य लाभ भी होता है। आप क्या चाहते हैं और कैसे उसे हासिल करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट होने से आपको उन चीजों को ना कहने में मदद मिलती है जो आपकी प्रगति को पटरी से उतार देती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको मार्ग से भटका देती है। कई बार हम छोटे से निवेदन को भी हाँ कह देते हैं क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमें करना क्या है। आपके सपने धुंधले रहते हैं, तो पूरे दिन छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत मानना आसान हो जाता है और हम कभी भी सफलता के लिए जरूरी चीजों की ओर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी आदतों को कुछ समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रह सकें। लक्ष्य का अर्थ समय और स्थान को स्पष्ट करना है। आदत को बार बार दोहराने से उस स्थिति में भी आपके भीतर सही समय पर सही कदम उठाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जब आप कह भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों है। लेखक जैसन ज्वाइन का कथन है, स्पष्ट रूप से जब तक आपके पास विचार की सजगता नहीं होगी आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एक कुत्ता लालायित होने पर लार टपकाने लगता है, ठीक वैसे ही आपकी भी सामान्य तौर पर वर्कआउट के वक्त बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन एवं काम में क्रियान्वयन की मंशा को
प्रयोग में लाने के कई तरीके हैं। स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर रहे बीजे फॉक्स से मैंने एक तरीका सीखा जिसे मैं आदतों को क्रमबद्ध करना कहता हूं, और यह मेरा पसंदीदा उपाय है। आदतों को क्रमबद्ध करना अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने का आसान उपाय। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनी दिदरो पूरे जीवन गरीबी में रहे, लेकिन 1765 में एक दिन सब बदल चुका था। दिदरो की बेटी की शादी होने जा रही थी और वह उस शादी का खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। धन की कमी के बाद भी दिदरो को उस समय के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडी के लेखक और सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। जब रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट ने दिदरो की वित्तीय परेशानियों के बारे में जाना तो उन्हें दुख हुआ। वह पुस्तक प्रेमी थीं और उनको विश्वकोश बेहद पसंद आया। उन्होंने दिदरो की निजी लाइब्रेरी को 1000 पाउंड में खरीदने की पेशकश की, जो आज के हिसाब से 150,000 डॉलर से भी ज्यादा हैं। अचानक दिदरो के पास बहुत धन एकत्र हो गया। उन्होंने न केवल बेटी की शादी में खर्च किया बल्कि खुद के लिए भी एक लाल पोशाक खरीदी। दिदरो का परिधान बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था कि उनके आस पास की अन्य चीजें उस परिधान की तुलना में कमतर लग रही थीं। उन्होंने लिखा कि उनके वस्त्र और उनके पास जो अन्य चीजें थीं उनमें कोई तालमेल नहीं था, न ही सुंदरता थी। 30 लाइब्रेरी के लिए दिदरो को पैसे देने के साथ ही कैथरीन द ग्रेट ने उनसे यह कहा कि ये पुस्तकों को अपने पास रखें, जब जरूरत होगी तब वे पुस्तकें ले लेंगी। दिदरो लाइब्रेरियन के रूप में भूमिका निभाए एवं इसके लिए उन्होंने वार्षिक वेतन देने की पेशकश भी की। दिदरो में जल्द तीव्र इच्छा पैदा हुई कि उनके पास जो चीजें हैं उन्हें भी अपग्रेड किया जाए। उन्होंने अपने कालीन को दमिश्क से लाए गए कालीन से बदल दिया। उन्होंने महंगी मूर्तियों से अपने घर को सजाया। उन्होंने चूल्हे के ऊपर रखने के लिए कांच खरीदा और एक बेहतर किचन टेबल खरीदी। उन्होंने अपनी पुरानी बेंत की कुर्सी को हटाकर चमड़े की कुर्सी खरीद ली। जिस तरह से डोमिनोस एक के बाद एक गिरते हैं, उसी तरह से उन्होंने एक के बाद एक चीजें खरीदी। दिदरो का व्यवहार असामान्य नहीं था। वास्तव में एक चीज के बाद दूसरी चीज खरीदने की प्रवृत्ति को दिदरो इफेक्ट कहते हैं। दिदरो इफेक्ट के अनुसार नई नई चीजों को खरीदने से अक्सर खपत की सर्पिली रेखा बन जाती है। इससे व्यक्ति और खरीदारी करने लगता है। इस पैटर्न को कहीं भी देखा जा सकता है। आप वस्त्र खरीदते हैं तो नए जूते लेते हैं और उसी को मैच करती हुई ईयर रिंग्स भी ले लेते हैं। आप सोफा लेते हैं तो आप लिविंग रूम की पूरी सजावट पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना लेते हैं और उसकी एक्सेसरीज को भी खरीदने लग जाते हैं। यह खरीद की श्रृंखला है। अनेक मानव व्यवहार इसी चक्र का अनुसरण करते हैं। जो आपने हाल ही पूरा किया है, उसी के आधार पर आप अक्सर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। बाथरूम जाने के साथ हाथों को धोना और उन्हें सुखाने का ध्यान आता है, जो आपको याद दिलाता है कि खराब और गंदे टॉवेल को धोना है, तो आप डिटर्जेंट को भी खरीदारी की सूची में डाल लेते हैं और इस तरह से कई चीजें जुटती जाती हैं। कोई भी व्यवहार एकाकी नहीं रहता है। हर कार्य में अगले व्यवहार का एक संकेत रहता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब नई आदतों को बनाने की बात आती है, तो आप अपने फायदे के लिए व्यवहार की कड़ियों को जोड़कर देख सकते हैं। नई आदतों को बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक वर्तमान आदत को पहचान लीजिए, जिसे आप प्रतिदिन करते हैं, और फिर नए व्यवहार को सबसे ऊपर ले जाएं। इसे ही आदतों को क्रमबद्ध करना कहते हैं। आदतों को क्रमबद्ध करना क्रियान्वयन की मंशा का विशेष स्वरूप है।
नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान से जोड़ने की बजाय आप नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं। यह पद्धति किसी भी आदत के स्पष्ट संकेत के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इस पद्धति का सृजन बीजे फॉग ने अपने टाइनी हैबिट प्रोग्राम के तहत किया था। आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला। इसके पश्चात मैं नई आदत का पालन करूंगा। उदाहरण के लिए टाइम्स ध्यान। हर सुबह अपने कप में कॉफी डालने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान लगाऊंगा। टाइम्स व्यायाम। जैसे ही मैं काम से आने के बाद अपने जूते उतारूंगा, वर्कआउट के कपड़े पहनकर व्यायाम करूंगा। कृतज्ञता। जब रात में मैं भोजन के लिए बैठूंगा तो मैं एक बात कहूंगा कि आज का दिन जैसा निकला उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। टाइम्स विवाह। जब मैं रात में बिस्तर पर जाऊंगा तब अपनी जीवन संगिनी को चुंबन दूंगा। सुरक्षा। जब मैं दौड़ने के जूते पहनूंगा तो मैं अपने मित्र या परिवार के सदस्यों को मैसेज भेजूंगा कि मैं दौड़ लगाने जा रहा हूं और उसमें कितनी देर लगेगी। अपने इच्छित व्यवहार को हर दिन किए जाने वाले कार्य के साथ जोड़ना ही इसकी कुंजी है। एक बार जब आप इसके बुनियादी ढांचे में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप कई छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला को एक साथ क्रमबद्ध कर सकेंगे। इससे आप उस स्वाभाविक गति का फायदा उठा सकेंगे जो एक व्यवहार से आकर दूसरे की ओर बढ़ती है। यह दिदरो इफेक्ट का सकारात्मक पहलू है। आदतों को क्रमबद्ध करने से किसी पुरानी आदत को बनाए रखते हुए नई आदत को सबसे ऊपर रखने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया अनेक आदतों की श्रृंखला को एक साथ रखने से दोहराई जा सकती है। हर आदत अगली आदत के संकेत के तौर पर काम करती है। सुबह की आपकी आदतों को क्रमबद्ध करना इस प्रकार लग सकता है। 1. सुबह कप में कॉफी भरने के बाद मैं 60 सेकंड तक ध्यान के लिए बैठूंगा। 2. ध्यान में 60 सेकंड बिताने के बाद मुझे दिन भर में क्या करना है उसके बारे में लिखूंगा। 3. दिन में क्या क्या करना है उसे लिखने के बाद तत्काल मैं पहले काम पर आ जाऊंगा। या आदतों को इस तरह से संध्या में क्रमबद्ध करने की कल्पना करें। 1. डिनर खत्म करने के बाद मैं अपनी प्लेट सीधे डिशवॉशर में रखूंगा। 2. अपनी डिश को उसमें रखने के तत्काल बाद मैं काउंटर साफ कर दूंगा। 3. काउंटर साफ करने के बाद मैं सुबह के लिए कॉफी का कप तैयार करके रख दूंगा। अपने रोजमर्रा के कामों में आप नए व्यवहार को भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका सुबह का रूटीन कुछ ऐसा है। उठना, बिस्तर ठीक करना, नहाना। मान लीजिए आप हर रात ज्यादा पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए आपको आदतों के क्रम को बढ़ाना होगा जो इस तरह का हो सकता है। उठना, बिस्तर ठीक करना, अपने तकिए के नीचे एक पुस्तक रख देना और नहाने जाना। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचेंगे तो लुत्फ लेने के लिए पुस्तक आपकी प्रतीक्षा में होगी। कुल मिलाकर आदतों को क्रमबद्ध करना आपको कुछ सरल नियम बनाने की गुंजाइश भी देता है जिनसे आप भविष्य के व्यवहार के प्रति तैयार हो सकें। इसका मतलब यह है कि अगला कार्य कौन सा होगा, इसकी कार्य योजना पहले से आपके पास होगी। जब आप इस तरीके के साथ सहज हो जाते हैं तो आप सामान्य आदतों को क्रमबद्ध करते हैं जो उपयुक्त परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करती हैं। व्यायाम। जब मैं सीढ़ियां देखूंगा तो मैं एलिवेटर की बजाय उसी का प्रयोग करूंगा। सामाजिक कौशल है। जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो मैं उनसे मिलूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। टाइम्स वित्त। जब मैं $100 में कुछ खरीदना चाहूंगा तो उसे खरीदने से पहले मैं 24 घंटे प्रतीक्षा करूंगा। टाइम्स सेहतमंद खाना है। जब भी मैं खाना खाऊंगा तो सबसे पहले मैं प्लेट में सब्जियां रखूंगा। टाइम्स न्यूनतम आवश्यकता है। जब मैं नई वस्तु लूंगा तो एक को हटा दूंगा यानी कम करूंगा। एक लाओ, एक बाहर करो। मूड। जब फोन की रिंगटोन सुनाई देगी तो मैं लंबी गहरी सांस लूंगा और उत्तर देने से पहले मुस्करा दूंगा।
विस्मृतिः जब भी मैं किसी सार्वजनिक स्थान से जाऊंगा तो अपनी टेबल और कुर्सी ध्यान से देखूंगा कि कुछ भूल तो नहीं रहा हूं। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि इस रणनीति को कैसे उपयोग में लेना है। सफल आदत क्रम बनाने का रहस्य सही संकेत को चुनने में है। व्यवहार के लिए समय और स्थान का विशेष उल्लेख करने वाली क्रियान्वयन की मंशा से अलग आदतों के क्रम में समय और स्थान निहित रहते हैं। कब और कहां आप उस आदत का उपयोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में करना चाहेंगे, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यदि आप अपने सुबह के रूटीन में ध्यान शामिल करने की कोशिश में हैं, लेकिन सुबह बहुत अस्त व्यस्त रहती है और बच्चे कमरों में दौड़ रहे होते हैं, तो ऐसे में यह स्थान और समय गलत होगा। इस पर विचार करें कि आप ध्यान में कब सफल होंगे। खुद को यह न बताएं कि आपको यह आदत बनानी है, जबकि आप किसी अन्य आदत के साथ जुड़ सकते हैं। आपके संकेत में उतनी ही आवृत्ति होनी चाहिए जितनी आपकी इच्छित आदत में है। यदि आप हर दिन की कोई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उस आदत के ऊपर के क्रम में रखते हैं जो आप हर सोमवार को ही करते हैं, ऐसे में यह सही चयन नहीं माना जाएगा। आदत क्रम को सही तरह से बनाने का एक उपाय वर्तमान आदतों को ऊपर नीचे करके उसकी सूची को ठीक करना है। अपना हैबिट स्कोर कार्ड अंतिम चैप्टर से शुरू करके उपयोग में ला सकते हैं। विकल्प के तौर पर आप 2 कॉलम में भी सूची बना सकते हैं। पहले कॉलम में उन आदतों को लिखें जो आप हर दिन करते ही हैं। 12 उदाहरण के लिए टाइम्स बिस्तर से बाहर निकलना, टाइम्स नहाना, पॉन्ट दांत साफ करना, कपड़े पहनना, 1 कप कॉफी तैयार करना, टाइम्स नाश्ता करना, टाइम्स बच्चों को स्कूल ले जाना, टाइम्स दिन का काम शुरू करना, टाइम्स लंच करना, टाइम्स दिन का काम समाप्त करना, टाइम्स काम से आकर कपड़े बदलना, टाइम्स रात के भोजन के लिए बैठना, टाइम्स लाइट्स ऑफ करना, टाइम्स सो जाना। आपकी सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है। आपके साथ जो हर दिन घटित होता है, दूसरे कॉलम में वह लिखें। उदाहरण के लिए सूर्य निकलता है, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज मिलता है। इन 2 सूचियों के साथ ही आप यह सोचने लगते हैं कि अपनी जीवन शैली में नई आदत को किस सबसे अच्छे स्थान पर रखा जाए। आदतों का क्रम बनाना उस समय श्रेष्ठ नतीजे देता है जब संकेत स्पष्ट हों और उस पर तत्काल काम किया जा सके। कई लोग ऐसे संकेत चुनते हैं जो धुंधले रहते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। जब मैंने आदत में पुश अप को शुरू करना चाहा, मेरी आदत का क्रम था जब मैं लंच के लिए ब्रेक लूंगा तब 10 पुश अप्स करूंगा। पहली बार देखने पर यह ठीक लग रहा था, लेकिन जल्द ही मैं जान गया कि यह संकेत अस्पष्ट था। क्या मुझे दोपहर के भोजन से पहले पुश अप्स करना चाहिए? दोपहर के भोजन के बाद इसे करें। मैं इसे कहाँ कर सकूंगा? कुछ दिन की अनियमितता के बाद मैंने मेरी आदतों का क्रम बदला। जब मैं दोपहर के खाने के लिए अपना लैपटॉप बंद करूंगा, तब अपनी डेस्क के पास ही पुश अप्स कर लूंगा। मेरी अस्पष्टता खत्म हो गई। अधिक पढ़ना या बेहतर खाना जैसी आदतें महत्व की हैं, लेकिन ये लक्ष्य किसी तरह के निर्देश नहीं देते कि कैसे और कहाँ किए जाएं। इसमें विशिष्टता और स्पष्टता जरूरी है। जब मैं द्वार बंद करता हूं, जब मैं दांतों को ब्रश करता हूं, जब मैं टेबल के पास बैठता हूं, इसमें इन बातों को स्पष्ट करना अहम है। जितनी ज्यादा सुदृढ़ता से आपकी नई आदत किसी विशेष संकेत से जुड़ी होगी, उतनी ही बेहतर संभावना यह होगी कि आप देख सकेंगे कि कब काम करने का समय आ गया है। जो गीत आप सुन रहे हैं वह खत्म होता है, सूर्यास्त होता है। व्यवहार बदलने का पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं। क्रियान्वयन की मंशा और आदतों को
क्रमबद्ध करने जैसी रणनीतियां आदतों के लिए स्पष्ट संकेत तैयार करने के सबसे व्यावहारिक तरीकों में शामिल हैं। इससे आप स्पष्ट योजना बना सकते हैं कि कब और कहां कार्रवाई करनी है। अध्याय का सार व्यवहार बदलने का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान दो संकेत सबसे सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है, मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूंगा। टाइम्स आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। टाइम्स आदतों को क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है, इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है। प्रेरणा का अधिक मूल्यांकन, माहौल का महत्व अक्सर अधिक होता है। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एनी थॉर्नडाइक पास एक बहुत ही विचित्र आइडिया था। उनका मानना था कि वे हॉस्पिटल स्टाफ और वहां आने वाले हजारों लोगों की खाने की आदतें उनकी इच्छा शक्ति या प्रेरणा में बदलाव किए बिना सुधार सकती हैं। वास्तविकता तो यह थी कि उनकी उनमें से किसी से बात करने की योजना भी नहीं थी। एनी और उनके साथियों ने 6 माह के अध्ययन का प्रोग्राम बनाया। इसके तहत हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रखी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं का स्थान बदला जाना था। उस कमरे में ड्रिंक्स कैसे रखे जाएंगे, इससे उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरू से ही रेफ्रिजरेटरों को कैश रजिस्टरों के पास रखा गया था जिनमें केवल सोडा भरा रहता था। रिसर्च करने वालों ने इसमें पानी को भी शामिल करने का विकल्प रखा। साथ ही उन्होंने पूरे कमरे में खाने की चीजों के साथ बोतलबंद पानी की अनेक बास्केट रख दी। पुराने रेफ्रिजरेटरों में हालांकि अभी भी सोडा प्राथमिकता से रखा था, लेकिन पानी अब हर स्थान पर उपलब्ध था। अगले 3 माह में यह देखने में आया कि अस्पताल में सोडा की बिक्री में 11.4% की कमी आ गई है, जबकि पानी की बोतलों की बिक्री 25.8% बढ़ गई। उन्होंने इसी तरह की व्यवस्था खाने की चीजों में भी की और उन्होंने देखा कि वैसा ही परिवर्तन हुआ है। वहां खाने वालों से किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। मानव का व्यवहार तय करने में माहौल की अदृश्य भूमिका रहती है। भले ही हमारे व्यक्तित्व अलग अलग हों, लेकिन कई व्यवहार किसी माहौल की किन्हीं परिस्थितियों में बार बार उभर जाते हैं। चर्च में लोग बहुत धीमे फुसफुसाकर बातें करते हैं। अंधेरी सड़क पर लोग सतर्क व सुरक्षित होकर चलते हैं। इस तरह से बदलाव का सबसे आम स्वरूप भीतरी नहीं बल्कि बाहरी होता है। हम अपने आस पास की दुनिया से बदल जाते हैं। हर आदत प्रसंग पर निर्भर होती है। मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन ने 1936 में एक सरल समीकरण लिखा था, जिससे एक दमदार कथन बनता है, एक माहौल में व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्ति का कार्य होता है, या B = पे वर्टिकल बार। लेविन के समीकरण को व्यवसाय में परखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्न ने 1952 में एक असाधारण व्यवहार का उल्लेख किया। उन्होंने इसे सुझाव के आधार पर खरीद का नाम दिया। यह तब होता है जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता है और उसकी आवश्यकता के बारे में सोचता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी कभार इसलिए उत्पाद नहीं खरीदता है कि उनकी इच्छा होती है, बल्कि इसलिए कि उसे बहुत अच्छे से ग्राहक के सामने पेश किया गया होता है। उदाहरण के लिए, जमीन पर रखी हुई चीजों की बजाय आंखों के स्तर पर रखी जाने वाली चीजें अधिक खरीदी जाती हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि जो महंगे ब्रांड हैं, स्टोर की अलमारी में वहां रखे जाते हैं जहां पहुंच आसान हो, क्योंकि उनसे लाभ अधिक होता है, जबकि उनके सस्ते विकल्प वहां रखे जाते हैं जहां स्टोर में पहुंचना भी आसान नहीं होता है।
खुदरा विपणन में गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल के लिए भी यही सही है। कई बार ये दुकानदारों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी होता है, क्योंकि उनका स्थान स्पष्ट रहता है और वहां लोग अधिक आते हैं। उदाहरण के लिए कोका कोला की 45% बिक्री गलियारे के अंत में रखे उत्पाद प्रदर्शन पटल की रैकों से होती है। लोगों को जब पता होता है कि यह चीज वहीं पर मिलेगी, तो वस्तु या उस सेवा के लिए लोग ज्यादा प्रयास करते हैं। लोग बड लाइट पीते हैं क्योंकि यह हर बार में मिलता है, और स्टारबक्स इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हर कोने में है। हम ऐसा सोचना पसंद करते हैं कि हम नियंत्रण में हैं यदि हम सोडे की बजाय पानी को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यह इसलिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं। हालांकि सच यह है कि ऐसे कई कार्य प्रतिदिन जो किए जा रहे हैं, वे उद्देश्यपूर्ण या पसंद के नहीं होते हैं, बस ये सर्वाधिक स्पष्ट विकल्प होते हैं, इसलिए हो रहे हैं। दुनिया की अनुभूति करने और उसकी समझने का हर जीव का अपना अलग तरीका होता है। गिद्ध लंबी दूरी तक देखने की दृष्टि रखता है। सांप अपनी बहुत अधिक संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद चखकर सूंघ सकता है। शार्क मामूली विद्युत तरंग या किसी पास की मछली की सरसराहट को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया में बहुत छोटी छोटी सेंसरी कोशिकाएं होती हैं, जो उन्हें पर्यावरण में शामिल दूषित रसायन को पहचानने में मदद करती हैं। मनुष्यों में अनुभूति सेंसरी नर्वस सिस्टम से निर्देशित होती है। हम दुनिया की अनुभूति देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके या स्वाद लेकर करते हैं, लेकिन हमारे पास उद्दीपनों की अनुभूति करने के अन्य तरीके भी होते हैं। इनमें से कुछ सचेतन होते हैं, लेकिन ज्यादातर अचेतन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब तूफान के पहले तापमान में गिरावट आती है, या जब पेट दर्द के कारण आंतों में मरोड़ उठती है, या चट्टान पर पैदल चलने के दौरान आप संतुलन खोते हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। आपके शरीर के रिसेप्टर व्यापक रूप से आंतरिक उद्दीपनों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके रक्त में नमक की मात्रा या प्यास लगने पर पानी पीने की जरूरत। मानवीय संवेदी क्षमताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली आंखें होती हैं। मानव शरीर में 110 लाख संवेदी रिसेप्टर होते हैं, इसमें से लगभग 100 लाख आंखों के लिए होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधन देखने में प्रयोग में आते हैं। हम अपने संसाधनों में दूसरों की तुलना में आंखों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसे आश्चर्यजनक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से जो संकेत मिलते हैं वह हमारे व्यवहार के सबसे बड़े उत्प्रेरक रहते हैं। इसी कारण से आप मामूली सा भी बदलाव देखते हैं तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाता है। इसके चलते आप सोच सकते हैं कि उत्पादक संकेतों से भरे हुए वातावरण में रहना और काम करना महत्वपूर्ण रहता है, तथा वातावरण अनुत्पादक संकेतों से मुक्त होना चाहिए। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने आस पास के माहौल का शिकार नहीं होना होगा। आप इसकी रचना करने वाले भी हो सकते हैं। सफलता के लिए आस पास का वातावरण कैसे तैयार करें? ऊर्जा संकट और तेल प्रतिबंधों के दौरान 1970 के दशक में डच शोधकर्ताओं ने देश में ऊर्जा की खपत पर ध्यान देना शुरू किया। एम्स्टर्डम के पास एक उपनगर में उन्होंने देखा कि कुछ मकानों में बिजली की खपत उनके पड़ोसियों की तुलना में 30% तक कम थी, जबकि घरों का आकार समान ही था और बिजली के दाम भी समान ही थे। उन्होंने सभी घरों में जाकर देखा, वहां उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। अंतर था तो केवल इलेक्ट्रिक मीटर लगने के स्थान में कुछ इलेक्ट्रिक मीटर घरों में नीचे तलघर में लगे थे, और कुछ घरों में मीटर सीढ़ियां चढ़कर हॉल की ओर लगे हुए थे। जिन घरों में मीटर प्रमुख रूप से ऊपर लगे हुए थे, उनमें बिजली खपत कम थी। जब उनकी बिजली का उपयोग स्पष्ट था और उस पर नजर रखना आसान था, तो उनके व्यवहार में अंतर आ गया। हर आदत एक संकेत से आरंभ होती है, और हम उन संकेतों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं जो सामने दिखते हैं, दुर्भाग्य से जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं।
वह अक्सर यह तय कर देता है कि हम वहां कुछ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं होता है जो हमारे व्यवहार को तय कर सके। यदि गिटार किसी अलमारी में बंद करके रखा है तो उसकी प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तब पुस्तक पढ़ना भी आसान नहीं रहता है। जब वह गेस्ट रूम के कोने में एक अलमारी में रखी हो, यदि पेंट्री में विटामिन आपकी निगाह के सामने नहीं हैं, तो उन्हें ले पाना आदत नहीं बन सकेगा। जब भी आदत को बनाने वाले संकेत बहुत महीन या छिपे हुए होते हैं, तो उनकी अनदेखी आसानी से हो जाती है। स्पष्ट दिखाई देने वाले संकेत तुलनात्मक रूप से आपका ध्यान इच्छित आदत की ओर खींच सकते हैं। एम्स्टर्डम में स्कीफोल एयरपोर्ट पर सफाई स्टाफ ने हर यूरिनल के बाहर मक्खी के आकार का एक छोटा स्टिकर लगा दिया। इससे इन लोगों के तरीके में सुधार आया और यूरिनल के बाहर मूत्र करने के मामलों में गिरावट आई। बाद में हुए विश्लेषण में यह भी देखा गया कि इस स्टिकर मात्र से बाथरूम की सफाई की लागत में हर वर्ष 8% की गिरावट आई। मैंने स्वयं अपने जीवन में स्पष्ट संकेत की शक्ति को अनुभव किया है। मैं स्टोर से सेब खरीदता था और उन्हें रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले खंड में रखकर भूल जाता था। कुछ समय बाद जब याद आता था तो वे खराब हो चुके होते थे। चूंकि मैंने उन्हें देखा नहीं तो मैं खा भी नहीं सका। धीरे धीरे मैंने खुद ही समझकर वातावरण को बदलने की ठानी। मैंने एक बड़ा बाउल खरीदा और उसे किचन की टेबल के मध्य में रख दिया। अगली बार से मैंने सेब खरीदे और उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जहां मैं उन्हें देख सकता था, जैसे कोई चमत्कार हो गया था। मैंने हर दिन कुछ सेब खाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं उन्हें अब देख सकता था जो पहले नहीं देख पाता था। यहाँ कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने वातावरण को सुधार सकते हैं और अपनी वरीयता वाली आदतों के लिए संकेतों को ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आप हर रात को अपनी दवा लेना याद रखना चाहते हैं, तो अपनी टाइम्स गोलियों की बोतल को बाथरूम के काउंटर में नल के पास ही रखें। टाइम्स यदि आप गिटार का अभ्यास ज्यादा बार करना चाहते हैं, तो अपने लिविंग रूम के बीचों बीच गिटार रख दीजिए। टाइम्स यदि आप लोगों को धन्यवाद भेजना याद रखना चाहते हैं, तो आप अपनी डेस्क पर इस नोट की स्टेशनरी रख लें। टाइम्स यदि आप अधिक पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की कुछ बोतलों को हर सुबह अपने घर में उन स्थानों पर रख दीजिए जिन स्थानों पर आप अधिक जाते हैं। यदि आप किसी आदत को जीवन का बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने माहौल में उसके बड़े संकेत रखें। सबसे अधिक दृढ़ व्यवहार में कई संकेत होते हैं। सोचिए कितने कारणों से सिगरेट पीने वाला इसे करने के बहाने ढूंढ लेता है, जैसे कार चला रहे हैं, मित्र को ऐसा करते हुए देख रहे हैं, काम के बोझ से परेशान हैं, आदि। यही रणनीति अच्छी आदतों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आस पास के वातावरण में ऐसे लक्षण रखें कि दिन में आदत बार बार याद आ सके। यह तय कर लें कि सर्वश्रेष्ठ चुनाव हमेशा स्पष्ट रहे। बेहतर फैसला लेना तब आसान और स्वाभाविक रहता है जब अच्छी आदतों के संकेत आपके समक्ष होते हैं। आस पास के वातावरण में बहुत ताकत होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह उसे प्रभावित करता है कि हम दुनिया से कैसे संबद्ध होते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हम ऐसा बहुत ही कम कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो उसी दुनिया में खोए रहे हैं जो दुनिया अन्य लोगों ने उनके लिए बना रखी है। लेकिन आप इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, वहां पर परिवर्तन करके अपनी सकारात्मकता के संकेतों को बढ़ाकर नकारात्मकता के संकेतों को कम कर सकते हैं। माहौल डिजाइन करके आप जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं और अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। अपनी दुनिया के सृजक बनिए, मात्र उपभोक्ता नहीं। संदर्भ ही संकेत होता है। किसी आदत को शुरू करने वाला संकेत बहुत विशेष हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह सिर्फ एक लक्षण से नहीं,
बल्कि व्यवहार के आस पास के संदर्भ से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए कई लोग सोशल पार्टी में शराब पीते हैं, जबकि अकेले होने पर नहीं पीते हैं। इसमें लक्षण सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि पूरी स्थिति है। अपने दोस्तों को देखते हैं जो ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रहे हैं, बार में संगीत सुन रहे हैं अथवा नल में बियर आती हुई देख रहे हैं। घर, कार्यालय या जिम में हम मानसिक रूप से अपनी आदतों को स्थान के अनुसार अनुमति दे देते हैं, जिससे वे उभरती हैं। हर स्थान कुछ आदतों और रूटीन के साथ संबद्ध हो जाता है। आपकी डेस्क पर मौजूद सामान, किचन के काउंटर पर रखी चीज अथवा शयन कक्ष में रखी चीज के साथ आपका विशेष संबंध बन जाता है। हमारा व्यवहार किसी स्थान पर रखी किसी वस्तु से परिभाषित नहीं होता, वरन हमारा उससे क्या संबंध है, इससे होता है। वास्तव में यह व्यवहार पर वातावरण के प्रभाव के बारे में सोचने का उपयोगी तरीका है। आस पास के पर्यावरण में वस्तुएं भरी हैं, इस तरह सोचना बंद कर दीजिए। आप अब उससे संबंध के बारे में सोचना आरंभ करिए। उन बातों के बारे में सोचिए कि आप अपने आस पास के स्थानों से किस तरह से संवाद स्थापित करते हैं। किसी युवती के लिए उसका सोफा वह स्थान है जहां वह हर रात 1 घंटे पढ़ती है। किसी अन्य के लिए सोफा ऐसा स्थान है जहां वह बैठकर टीवी देखता है और काम से आने के बाद वहां बैठकर आइसक्रीम खाता है। अलग अलग लोगों की इसे लेकर विभिन्न स्मृतियां होती हैं और इस तरह से अनेक आदतें किसी स्थान से संबद्ध रखती हैं। अच्छी खबर क्या है? आप किसी विशेष आदत को विशेष संदर्भ से जोड़ने के टाइम्स लिए स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अनिद्रा रोग से पीड़ित लोगों को निर्देश दिए कि वे जब थक जाएं, तभी बिस्तर की ओर जाएं। जब तक नींद न आए, तब तक उन्हें किसी और कमरे में बैठने को कहा गया। समय के साथ साथ बिस्तर का संबंध उनके नींद आने से जुड़ गया और फिर उनके लिए बिस्तर पर चढ़ते ही नींद आना आसान हो गया। उनके मस्तिष्क ने यह सीख लिया कि फोन पर ब्राउजिंग करना, टीवी देखना और दीवार घड़ी की ओर लगातार देखना नहीं, बल्कि नींद ही एकमात्र क्रिया है जो उस कमरे में होती है। संदर्भ की ताकत एक अहम रणनीति भी बताती है। नए वातावरण में आदतों को आसानी से बदला जा सकता है। नया वातावरण उन सूक्ष्म लक्षणों और संकेतों से बचने में मदद करता है जो आपको वर्तमान आदतों की ओर मोड़ते हैं। आप किसी नए स्थान पर जाइए, जैसे कोई अलग कॉफी शॉप, उद्यान में कोई अन्य कुर्सी या कमरे का वह कोना जहां यदा कदा ही जाते हैं, वहां जाइए और एक नया रूटीन बनाइए। प्रतिस्पर्धी संकेतों में नई आदत बनाने की बजाय इसे नए संदर्भ में बनाना आसान होता है। यदि आप हर रात अपने शयन कक्ष में टीवी देखते हैं, तो जल्द सोना बहुत मुश्किल होगा। उस स्थान पर पढ़ना दूभर हो जाएगा। जिस कमरे में आप नियमित रूप से वीडियो गेम्स खेलते हों, लेकिन जब आप अपने सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं, तो आप अपने व्यवहारों के प्रति पूर्वाग्रहों को छोड़ देते हैं। आप तब पुराने वातावरण के संकेतों से दो चार नहीं होते हैं जो नई आदतों को बिना रुकावट के बनने देते हैं। क्या आप अधिक रचनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं? बड़े कमरे में जाइए, किसी छत के चौक में जाएं या विस्तृत भवन में जाएं। उस स्थान से कुछ देर के लिए दूर रहिए जहां आप रोजाना काम करते हैं, जिसका संबंध आपकी वर्तमान विचार शैली से है। क्या आप सेहतमंद खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस सुपरमार्केट से आप नियमित रूप से खरीदी करते हैं, वहां आप ऑटो पायलट मोड में खरीदारी करते जाते हैं। बेहतर होगा नई दुकान पर इसकी कोशिश करें। आप पाएंगे कि गैर सेहतमंद चीज आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क को स्वचालित रूप से पता नहीं होगा कि नए स्टोर में वह वस्तु किस स्थान पर रखी है। जब आप एकदम नए वातावरण के अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो अपनी वर्तमान आदतों को फिर से परिभाषित या व्यवस्थित करके देखिए। काम, अध्ययन, व्यायाम।
मनोरंजन और खाना पकाने के लिए एक अलग स्थान बनाएं। जो मंत्र मुझे फायदे का लगा वह है एक स्थान एक कार्य। मैंने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के तौर पर की थी। तब मैं अपने सोफे या फिर किचन की टेबल से काम किया करता था। मैंने अनुभव किया कि संध्या काल में भी काम को रोक पाना मुश्किल हो जाता था। काम के समय के अंत में और अपने व्यक्तिगत समय के आरंभ होने में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। क्या किचन की टेबल मेरा ऑफिस थी या वह स्थान था जहां मैं भोजन करता था? क्या वह सोफा था जिस पर आराम करता था या फिर मेल भेजता था? हर चीज एक ही स्थान से होती थी। कुछ वर्षों बाद मैं उस घर में चला गया जहां मेरे कार्यालय के लिए अलग से कमरा था। अचानक काम उसके भीतर शुरू होता था और उसके बाहर निजी जीवन था। मेरे प्रोफेशनल जीवन का खाका मस्तिष्क में बना लेना आसान हो गया था क्योंकि मैंने अपने काम और अपने निजी जीवन को अलग कर दिया था। हर कमरे का उसका अपना प्राथमिक उपयोग था। रसोई खाना पकाने के काम आती थी। कार्यालय काम करने के लिए था। जब भी संभव हो एक आदत के संदर्भ को दूसरी आदत से मिश्रित करना रोक दीजिए। जब आप संदर्भों का तालमेल करना शुरू करते हैं तो आप आदतों को भी मिलाना शुरू कर देंगे और तब आसान आदतें ही इसमें सफल होंगी। इसी कारण से आधुनिक तकनीक इतनी चपलता के बाद भी ताकत और कमजोरी दोनों है। आप सभी कार्यों के लिए फोन का उपयोग कर सकते हैं तो यह एक ताकतवर उपकरण बन जाता है, लेकिन जब आप फोन का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए करते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप फोन हाथ में लेते हैं तो सोशल मीडिया, ईमेल देखने और वीडियो गेम खेलना नहीं भूलते हैं। ऐसे में संकेत गड़बड़ा जाते हैं। आप सोच सकते हैं, आप समझ नहीं पाए। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूं। मेरा अपार्टमेंट स्मार्टफोन के समान है। मेरे हर कमरे में मैं चाहता हूं कि कई कार्य हों। बहुत स्पष्ट है कि यदि आपके पास जगह सीमित है तो आप अपने कमरे को कई गतिविधियों में बांट देते हैं। एक कुर्सी पढ़ने के लिए, एक डेस्क लिखने के लिए, एक टेबल खाने के लिए। इसी प्रकार से आप अपने डिजिटल स्पेस के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक लेखक को जानता हूं जो अपना कंप्यूटर केवल लिखने के लिए प्रयोग में लाता है। अपने टैबलेट से वह पढ़ता है और उसका फोन सोशल मीडिया और लिखित संदेश करने के लिए है। हर आदत का एक स्थान हो। यदि आप इस रणनीति के जरिए काम कर सकते हैं तो हर संदर्भ किसी आदत या विचार प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। पूर्व से तय हालात में ही आदतें पनपना शुरू हो जाती हैं। काम की डेस्क पर जब आप बैठते हैं तो आपका ध्यान काम में अपने आप लगने लगता है। आराम करना वहां आसान हो जाता है जहां पर आपने उसका स्थान बनाया हुआ। नींद आपको उसी समय आती है जब आप बेडरूम में जा रहे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि व्यवहार स्थिर और पहले से तय हो तो आपको ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो स्थिर और पहले से तय हो। स्थिर वातावरण जहां हर चीज का अपना स्थान और लक्ष्य होता है, वह एक ऐसा वातावरण होता है जहां आदतों को आसानी से बनाया जा सकता है। अध्याय का सार संदर्भ में मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हों। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रूप से बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती हैं, बल्कि व्यवहार के आस पास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती हैं। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। आत्मनियंत्रण का राज अमेरिका में कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने अमेरिका की जनता को 1971 में अपनी उस खोज से चौंका दिया
जिसका संबंध वियतनाम में पिछले 16 वर्ष से चल रहे युद्ध से था। वे सेना के पास दौरा करने गए थे तो उन्होंने देखा कि 15% अमेरिकी सैनिक हेरोइन के आदी हो चुके थे। बाद की खोज में पता चला कि 35% सैनिकों ने इसका प्रयास किया था, जिनमें 20% को इसकी लत लग चुकी थी। आरंभ में जितना सोचा था, समस्या उससे ज्यादा गंभीर हो गई थी। इस खोज ने वाशिंगटन में उत्तेजनात्मक गतिविधियों को बढ़ा दिया। स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन का गठन तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के अधीन किया गया था। इसमें घर वापस आने वाले सैनिकों का पुनर्वास कर उन्हें नशा करने से रोका जाता था। इसके अलावा उन पर नजर भी रखी जाती थी। इस खोज में ली रॉबिन्स भी प्रभारी थे। एक निष्कर्ष ने लत की मान्य धारणाओं को पूरी तरह पलटकर रख दिया। उन्होंने देखा कि हेरोइन की लत के शिकार सैनिक जब घर वापस आए तो सिर्फ 5% ही 1 वर्ष में फिर आदी हुए और मात्र 12% 3 वर्ष में फिर पुरानी स्थिति में पहुंचे। दूसरे शब्दों में 10 में से करीब 9 ने रातों रात वियतनाम की इस खराब आदत छोड़ दिया। इस निष्कर्ष ने पहले से चली आ रही इस मान्यता को समाप्त कर दिया कि हेरोइन का नशा स्थायी होता है और स्थिति बदली नहीं जा सकती। इसकी बजाय ली रॉबिन्स ने बताया कि हम लत को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यदि माहौल में एकदम परिवर्तन कर दिया जाए। वियतनाम में सैनिक पूरे दिन उन संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते थे। इसे प्राप्त करना आसान था। वे लगातार लड़ाई के तनाव में थे और ऐसे में उनकी मित्रता उन सैनिकों से हो गई जो पहले से ही इस नशे को ले रहे थे और वे घर से हजारों मील दूर थे। एक बार सैनिक अमेरिका लौट जाता था तो वह खुद को उस वातावरण से अलग पाता था जहां वह आदत में लिप्त हो जाता था। जब संदर्भ में अंतर आया तो आदत सुधर गई। इस स्थिति की तुलना नशे के आदी किसी व्यक्ति से करके देखें। कोई घर में इसका आदी होता है तो कोई दोस्तों में वे इससे दूर होने के लिए क्लिनिक भी जाते हैं जहां सारा वातावरण उन्हें आदत छोड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन जब लौटते हैं तो फिर पड़ोस के लोग उन्हें इस आदत के संकेत देते हैं और वे फिर उसमें उलझ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप आमतौर पर वियतनाम के पीड़ितों के अध्ययन के उलट ही परिणाम देखते हैं। देखने में आया है कि नशे के 90% आदी ठीक होने के बाद फिर इसमें उलझ जाते हैं। वियतनाम का अध्ययन कई पुरानी सांस्कृतिक धारणाओं को तोड़ चुका है जो बुरी आदतों से संबंधित थीं, क्योंकि इसने इस बात को चुनौती दी कि सेहत के लिए हानिकारक व्यवहार दरअसल परंपरागत रूप से नैतिक कमजोरी से जुड़ा होता है। यदि आपका वजन अधिक है या आप सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं तो आपकी जीवन भर बोला जाता है कि आप में आत्मनियंत्रण का अभाव है। यहां तक कहा जाता कि आप खराब व्यक्ति हैं। मामूली अनुशासन आपकी सभी समस्याओं को हल कर देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई तक पैठ रखता है। हाल ही एक शोध में कुछ और ही बताया गया। वैज्ञानिकों ने जब जबरदस्त आत्मनियंत्रण में रहने वाले व्यक्तियों का विश्लेषण किया तो पाया कि वे सभी उन लोगों से अधिक अलग नहीं हैं जो आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन का ताना बाना इस तरह फिर रचने में बेहतर होते हैं जिसमें किसी नायक वाली इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में वे लुभावनी परिस्थितियों में कम ही उलझते हैं। आत्मनियंत्रण को सबसे अच्छे तरीके से वे ही कर पाते हैं जो उसे कम से कम उपयोग में लेते हैं। आत्मनियंत्रण के अभ्यास को करना तब आसान होता है जब इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया गया हो। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि आग्रह, आचरण और इच्छा शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन विशेषताओं को बेहतर तरह से सुधार लेने के तरीके अधिक अनुशासित व्यक्ति बनकर नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि एक अनुशासित वातावरण बनाने से ऐसा होता है।
सहज ज्ञान के विपरीत जाने का विचार भी ज्यादा सार्थक होता है। बस आपको एक बार यह समझना होता है कि क्या होता है जब दिमाग में कोई आदत स्थान बना लेती है। एक आदत जो मस्तिष्क में आकार ले चुकी है, वह अनुकूल परिस्थिति में काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। टेक्सास के ऑस्टिन की थेरेपिस्ट पैटी ऑलवेल ने सिगरेट पीनी शुरू की। वे एक दोस्त के साथ घुड़सवारी करते हुए अक्सर सिगरेट सुलगा लेती थीं। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और कई वर्ष तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे फिर घोड़े पर बैठीं तो उन्हें सिगरेट पीने की इच्छा इतने दिनों में पहली बार हुई। उसके संकेत अभी भी भीतर मौजूद थे। उन्होंने लंबे समय से सिर्फ उनका सामना नहीं किया था। एक बार आदत आकार ले लेती है तो जब भी वातावरण में संकेत फिर से मिलने लगते हैं तो उन्हें करने की तीव्र इच्छा होती है। यह भी एक कारण है कि व्यवहार बदलने की तकनीक उल्टी पड़ सकती है। मोटे लोगों के समक्ष वजन कम करने का प्रेजेंटेशन देकर उन्हें शर्मिंदा करने से वे तनाव में आ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे फिर से तनाव से निपटने की पुरानी पसंदीदा रणनीति पर आ जाते हैं, अधिक खाने लग जाते हैं। फेफड़ों के धब्बेदार फोटो सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनमें बेचैनी अधिक हो जाती है, जिससे वे फिर से एक सिगरेट लेते हैं। यदि आप संकेत के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आप फिर से वही व्यवहार कर जाते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। खराब आदतें अपने आप में उत्प्रेरक रहती हैं, प्रक्रिया अपने आप को ही तैयार करती जाती है। जब भी आप उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, वे प्रोत्साहित हो जाती हैं। आपको खराब लगता है इसलिए आप जंक फूड खाते हैं, क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आपको खराब लगता है। टेलीविजन देखने से आपको सुस्ती आने लगती है, इसलिए आप ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ कर पाने की ऊर्जा नहीं रहती है। अपनी सेहत की चिंता करते हुए आपको बेचैनी हो जाती है, जिसके कारण आप सिगरेट पीते हैं ताकि बेचैनी कम की जा सके, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है और जल्द ही आप ज्यादा बेचैनी महसूस करने लगते हैं। यह खराब आदतों की नीचे जाने वाली सर्पिल रेखा है। शोधकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा बताया है। बाहर से कोई भी लक्षण खराब आदत को दोहराने की इच्छा जगा सकता है। एक बार आप कुछ देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी इच्छा इसे ज्यादा देखने की होने लगती है। यह प्रक्रिया हर समय चलती रहती है। अक्सर हमको यह समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की आदत वाले लोगों को 33 मिलीलीटर सेकंड इस नशे का चित्र दिखाया जाता है तो उनके मस्तिष्क में पुरस्कार का मार्ग प्रेरित हो जाता है, जो फिर से इच्छा जगा देता है। मस्तिष्क के लिए यह गति इतनी तेजी से होती है कि जिसकी आदत है वह आपको यह कह भी नहीं सकता कि उसने क्या देखा, लेकिन उसकी इच्छा फिर से जग जाती है। यहाँ एक पंचलाइन है, आप आदत को रोक सकते हैं, लेकिन आपके लिए उसे भूल जाना संभव नहीं रहता। एक बार दिमाग में आदत ने स्थान बना लिया है तो इसे पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है, भले ही लंबे समय तक आपने उसे न किया हो। इसका अर्थ है कि झुकाव को रोकना एक अप्रभावी रणनीति है। बाधाओं से भरे जीवन में ज़ेन के जैसा व्यवहार बनाए रखना मुश्किल है। इसमें बहुत सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। संक्षेप में बात कहें तो आपको झुकाव को रोकने के लिए उसकी विरोधी भीतरी ताकत का प्रयोग करना होगा। लंबे समय में हम एक वातावरण में रहने वाला उत्पाद बन जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने किसी को भी अब तक नकारात्मक वातावरण में लगातार सकारात्मक आदतों के साथ रहते हुए नहीं देखा। सबसे उचित उपाय खराब आदत को स्रोत पर ही रोक दिया जाए। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि वह संकेत ही सामने नहीं आए जिसके कारण आदत हो रही है।
यदि आप कोई काम होता नहीं देख रहे हैं तो अपना फोन कुछ समय के लिए दूसरे कक्ष में रख दीजिए। टाइम्स यदि आप लगातार इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट को देखना बंद कर दें, जो आप में ईर्ष्या और द्वेष लाता है। टाइम्स यदि आप टीवी देखने में अधिक समय खराब कर रहे हैं, तो बेडरूम से टीवी को हटा दीजिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, तो नए टेक गियर की समीक्षाओं को पढ़ना बंद कर दें। टाइम्स यदि आप बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो कंसोल का कनेक्शन हटा दीजिए और हर बार इस्तेमाल के बाद इसे अलमारी में रख दिया करिए। यह अभ्यास व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के उलट है। इसे स्पष्ट बनाने की बजाय आप इसे अदृश्य कर देते हैं। मैं भी अक्सर चकित हो जाता हूं कि ये सरल परिवर्तन कितने प्रभावी रहते हैं। एक संकेत को हटा दें और समूची आदत खत्म हो जाएगी। आत्मनियंत्रण दीर्घावधि नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आप अपने झुकाव या आकर्षण को 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छाशक्ति इच्छा पर हावी नहीं हो सकती। जब भी सही चीज करना चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति को नए सिरे से बुनने की बजाय आपको ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाएं। यह आत्मनियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखें और खराब आदतों के संकेत को अदृश्य ही रखें। अध्याय का सार व्यवहार में बदलाव पहले नियम के विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाएं। एक बार आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है, वे झुकाव या आकर्षण वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षण को रोकने की बजाय उसकी अनदेखी करना ज्यादा सरल है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका उस संकेत के समक्ष जाना कम करना है जो उस आदत का कारण है। आत्मनियंत्रण अल्पावधि रणनीति है, दीर्घावधि नहीं।